हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखो, कक्षा 10 के विज्ञान का जो भौतिक विज्ञान मतलब ये जो अनसॉल्व पेपर चला रहा था 2022 वाला, उसका सेट नंबर 3 हम पढ़ा रहे थे और उसका भौतिक विज्ञान वाला सेक्शन ख़त्म हो गया था। अभी रसायन विज्ञान वाला सेक्शन शुरू करना है, तो चलो ताली बजाते हुए शुरू करते हैं। कूद कूद के बताइए, कार्बन के परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? कितनी होती है याद है? 4 होती है। याद कर लो, ये नहीं याद रहेगा तो क्या करोगे भैया। तीसरा वाला विकल्प 4 होती है। परमाणु क्रमांक पूछा जाएगा तो 6 बताना, परमाणु संयोजकता पूछी जाए तो 4 बताना। ठीक है, आगे कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है? देखो, कैल्शियम और फास्फोरस और ऑक्सीजन सब में घुसे हुए हैं, लेकिन जो सही वाला सूत्र होता है वो Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस जो होता है। ये तीसरा वाला विकल्प ये सही जवाब है। ठीक है, तीसरा वाला Ca3 PO4 का होल ट्वाइस, ये जो होता है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है। अगला वाला देखेंगे, रासायनिक समीकरण BaCl2 जलीय है, H2SO4 जलीय है, बन क्या रहा है? BaSO4 का ठोस बन रहा है और 2HCl जलीय प्राप्त हो रहा है। तो ये कैसी अपक्रिया है? क्या योगात्मक है? दो लोग जोड़कर कोई एक चीज़ बना रहे हैं? नहीं। निराकरण, अरे यार पता नहीं क्या होता है निराकरण। अवक्षेपण, क्या अवक्षेप बन रहा है? यहाँ पे देखो ठोस बन रहा है ना। ठोस जब चीज़ें नीचे बैठने लगे, ठोस बनने लगा मतलब नीचे बैठने लगा, तो अवक्षेप का निर्माण हो गया, यानी तीसरा वाला विकल्प सही है। इनमें से कोई नहीं वाली बातें छोड़ दो, अवक्षेप तो बन रहा है। यहाँ पे ठोस दिखाई दे रहा है, ठोस की वजह से समझ में आता है कि अवक्षेप बन रहा है, इस वजह से अवक्षेप अपक्रिया है। ये तीसरा वाला विकल्प सही जवाब है। बात खत्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला वाला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरण, रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखिए। तो थोड़ा सा इसको मैं अपने कॉपी में पहले उतार लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। तो भाई ये बात समझो पहले, तो ये समीकरण है, इसमें जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा वहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा होगा वहाँ पे अपचयन हो रहा होगा। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा होगा। सबसे पहले देखो, Cu जो है प्लस प्लस है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। फिर Cu 0 हो गया, इसमें कोई प्लस नहीं है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन जब मिला होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जब जुड़ा होगा तभी तो इसका जो है प्लस प्लस गायब हुआ। ठीक है, और इसमें कोई चिन्ह नहीं है, फिर प्लस प्लस आ गया, यानी इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकले वहाँ पे ऑक्सीकरण, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़े वहाँ पे अपचयन हो गया। तो ऑक्सीकारक कौन है? तो ऑक्सीकरण पहले हो किसका रहा है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अलग हो रहे हैं, इस वजह से इस वाले से अलग हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अलग हो रहे हैं तो यहाँ इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो ऑक्सीकारक नहीं होता है, उसके बगल वाला ऑक्सीकारक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ Cu प्लस प्लस ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है, क्योंकि Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है। Zn का क्यों ऑक्सीकरण हो रहा है? क्योंकि Zn से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसका ऑक्सीकरण हो रहा होता है। तथा Zn क्या है? अपचायक है, अपचायक है, क्योंकि Cu प्लस प्लस का अपचयन हो रहा है, तो हो रहा है ऐसा लिख देंगे। तो ये समझ में आ गई बात, बस इतना सा लिख देना पर्याप्त रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखिए। तो यहाँ रहा कास्टिक सोडा का उपयोग। इसका उपयोग साबुन तथा अपमार्जकों को बनाने में होता है। कृत्रिम वस्त्र, रेशे, कागज निर्माण, बॉक्साइड, अयस्क के शुद्धिकरण, तेल शोधन, रंग को
एवं व्यंजकों के निर्माण में कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी अगर आपने नाम सुना हो तो उसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने में, सजावटी सामान, मूर्तियाँ, खिलौने आदि के निर्माण में और कहाँ पे किया जा रहा है, यहाँ पे इसका उपयोग दंत चिकित्सा, दीवारों को चिकना बनाने, उन पर अलंकरण यानी कि डिज़ाइन बनाने में किया जाता है। अग्निरोधक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें सारी चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है, जो भी याद रहे बस उतना पर्याप्त रहेगा। अगला जो प्रश्न है वो है मेंडलीव की आवर्त सारणी की किन्हीं दो उपयोगिताओं का उल्लेख कीजिए। तो मेंडलीव की अगर आवर्त सारणी की बात करें तो मूल आवर्त सारणी का जो महत्व है वही इसकी उपयोगिता है। तत्वों के गुणों का क्रमबद्ध अध्ययन। तो हमको लिखना होगा मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग निम्न प्रकार से होता है। क्या कहते हैं कि पहला है तत्वों के गुणों का क्रमबद्ध अध्ययन। इस सारणी से तत्वों के गुणों का अध्ययन सरल हो गया, क्योंकि समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है। ठीक है। और दूसरा उपयोगिता है नए तत्वों की खोज। इस सारणी में मेंडलीव ने कई खाली स्थान छोड़ दिए थे, क्योंकि उनके अनुसार इन स्थानों के तत्व भविष्य में खोजे जाने थे, अर्थात इन तत्वों के गुणों तथा परमाणुओं की भविष्यवाणी हो चुकी थी। बाद में ये सभी तत्व खोजे गए व इनके गुण भी वही मिले जो मेंडलीव द्वारा बताए गए थे। तो ये दो उपयोगिताएं हैं जो आप इनको लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बातें हैं। अगला जो प्रश्न है 7वें कक्षा वाला, इसमें हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित यौगिकों की आईपीएसी पद्धति के नाम लिखिए। पहला है HC डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा है और सिंगल बॉन्ड से O, फिर H। तो ये COOH जुड़ा हुआ है और ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसमें ओइक अम्ल जुड़ता है तो एक ही कार्बन है, तो इसको कहा जाएगा मेथेनोइक अम्ल। सीधे सीधे नाम लिखेंगे मेथेनोइक अम्ल, बात खत्म हो गई। ठीक, मेथेनोइक अम्ल। दूसरे वाले पे आ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे CH3। ठीक है, मेथिल जो होता है वो एक बार यहाँ पे फिर एक बार यहाँ पे जुड़ा है। नंबरिंग थोड़ा करना पड़ेगा, इसको थोड़ा बताते हैं। तो इसका नाम देखेंगे कैसे करा जाएगा कि 1 2 3 4 5 लंबी श्रृंखला खोजी जाती है और उधर से नंबरिंग की जाती है, जिधर की और ये जो अलग से जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा नज़दीक हों। ठीक है, इधर से भी नंबरिंग कर सकते थे पर इधर वाला सही है। तो ये दूसरे नंबर पे आपको मेथिल जुड़ रहा है और चौथे नंबर पे भी मेथिल जुड़ रहा है, तो इसको लिखा जाएगा 2,2,4 और लिखा जाएगा ट्राई। क्या लिखा जाएगा? ट्राई क्यों? 1 2 3 ठीक है, 2 रहता है डाई कहा जाता है और सिंगल रहता है तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ट्राई मेथिल, हम यहाँ पे इसको मेथिल कह लेंगे। ठीक है, मेथिल। और क्या है, और मेथिल को मिथाइल भी कह लेते हैं, मेथिल भी कह लेंगे तब पर भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 2 3 4 5 हो गया तो पेंट, तो यह हो गया पेंट और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो एन, पेंटेनेट है। तो ये हो गया 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेल या फिर मेथाइल पेंटेन। अगला जो क्वेश्चन है वो 8वां क्वेश्चन, नहीं 8वें से पहले भी है कुछ। विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं कोई दो उपयोग लिखिए। तो पहले तो हम यहाँ पे उत्तर देखते हैं जो इसी में ही लिखा गया है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातु द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाने की क्षमता ज्ञात होती है। और दूसरा है कि धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। अब इसी चीज़ को हम किताब में देखेंगे। तो किताब में लिखा गया है सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होती हैं वे तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। तो ये विस्थापित करने वाला तो हिसाब हो गया। सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं अन्य धातुओं के ऊपर स्थित होती हैं उन्हें उनके लवण विलयन से विस्थापित कर देते हैं, क्योंकि श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं नीचे स्थित धातुओं से अधिक क्रियाशील होती हैं। तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, आपको जो भी याद रहे वो लिख लीजिएगा।
तो भैया यहाँ पे अब 8वां प्रश्न दिया गया है, जहाँ पे आपको दिया गया है कि समीकरणों को पूर्ण कीजिए। 5 समीकरण इधर दिया गया है और उसके बाद क्या गया है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। इन सब पे हम टिप्पणी देंगे और ये सारी चीज़ें भी बताएंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं फिर बताते हैं। तो यहाँ पे कुछ हिसाब है, देखिए CH3COOH प्लस NaOH जब ये होता है तो यहाँ पे भैया सोडियम एसीटेट बनता है CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस H2O यानी कि पानी तो बनेगा ही। दूसरा है C2H5OH प्लस Na सोडियम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे बनेगा सोडियम एथॉक्साइड बनेगा C2H5ONA प्लस H2 गैस निकलेगी। ओके, तीसरा है CH3COOH प्लस H2 C2H5OH। यहाँ पे सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो एथिल एसीटेट प्राप्त होता है CH3COOC2H5 प्लस H2O तो साथ में प्राप्त होगा। चौथा है C2H5OH जब इसका रिएक्शन होता है ये KMnO4 की उपस्थिति में तो CH3COOH और प्लस MnO2 प्लस KO2 ये प्राप्त होता है। ये है एथेनोइक अम्ल, ये एथेनोइक अम्ल है। आगे है C2H5OH को जब H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो C2H4 और H2O प्राप्त होता है, C2H4 एथीन है। तो ये सारी रिएक्शन हो गई हैं और अब हम करेंगे आगे के प्रश्नों को। संक्षिप्त टिप्पणी देना है, प्रतिस्थापन अपक्रिया, सजातीय श्रेणी, दहन अपक्रिया और एस्टरीकरण। सबसे पहले प्रतिस्थापन अपक्रिया पर आपका जो रहेगा उत्तर, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन अपक्रिया, उभय अपघटन अपक्रिया। एकल विस्थापन अपक्रिया में एक उदाहरण, ये दोनों लिखने के बाद एक उदाहरण दे दीजिएगा। Fe प्लस CuSO4 अब चेंज इनटू FeSO4 प्लस Cu, बस एक उदाहरण दे देना पर्याप्त रहेगा और देने की आवश्यकता नहीं है। अगला है सजातीय श्रेणी, जब कार्बनिक यौगिकों का अणु सूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तथा उन्हें अणु भार 14 के अंतर से घटते हुए या फिर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसी एक श्रेणी का निर्माण होता है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। और सजातीय श्रेणी में आप एक उदाहरण नाम लिख लीजिएगा, जैसे एल्केन। एल्केन में एल्केन का सामान्य सूत्र लिख लीजिएगा CnH2n+2, कह दो ना +2, ऐसा कुछ करके एक ट्रिक बनाई गई थी और मुझे देखकर बड़ा मज़ा आता है उसको बस। तो CnH2n+2, तो इसमें एल्केन एल्कीन एल्काइन ऐसे करके आप जानते ही हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन सब सजातीय श्रेणियाँ हैं। अब हम लोग देखेंगे दहन। दहन क्या होता है, सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प बनाते हैं। इस प्रक्रिया में वाष्प तथा प्रकाश ऊष्मा तथा प्रकाश मुक्त होता है, यह अपक्रिया दहन कहलाती है। देखिए कार्बन ले लिया गया है या फिर कोयला ले लिया गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया तो CO2 बन गया, प्रकाश ऊष्मा और प्रकाश निकल गया। बस ये उदाहरण दे देना पर्याप्त रहेगा, यही दहन है। दहन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना, आगिया लगाना। तो एस्टरीकरण अब देखेंगे। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में एस्टरिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल की क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट तथा जल का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को एस्टरीकरण तथा निर्मित एथिल एसीटेट को एस्टर कहा जाता है। यहाँ पे अपक्रिया देख लेंगे, CH3COOH प्लस C2H5OH चेंज इनटू सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में CH3COO C2H5 प्लस H2O, ये एथिल एसीटेट हो गया है।
और यही एस्टर है, बस इतना लिख देना पर्याप्त है, ख़त्म होगी बात है। ओके, इसी के साथ आपकी 14 मिनट में केमिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, 15 मिनट में, और अब जीव विज्ञान अगले वीडियो में।